everyone, welcome to another session of ideas. क्या आपने कभी ऐसे समाज के बारे में सोचा है जहां कानून ना हो? सोचिए वो समाज कैसे फंक्शन करता होगा, वहां झगड़े कैसे निपटाए जाते होंगे, क्या विक्टिम को कभी जस्टिस मिलता होगा और कल्प्रिट्स को पनिशमेंट? Scary idea, isn't it? Thank God we live in a society which is governed by laws. आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे. Why does a society need laws? So let's discuss. Law is a discipline or profession जिसका फोकस है customs, practices, rules of conduct of a society. अब लॉ क्या करता है? इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर देता है कि क्या लॉ है, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल है. और ये जो है लॉज वो पूरी कम्युनिटी पे बाइंडिंग होते हैं. मतलब कम्युनिटी के हर एक मेंबर को इसको फॉलो करना है, चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप अमीर है, गरीब है, पावरफुल है, वीक है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, सबको ये फॉलो करना है. दैट इज लॉ. और कोई पर्सन जो लॉ को एज ए प्रोफेशन प्रैक्टिस करता है उसे हम कहते हैं लॉयर. लेट्स सी कि लॉ कैसे हमें या हमारे वर्ल्ड को सेफगार्ड करता है. यहां आपको 3 उदाहरण दिए गए ये समझाने के लिए कि कैसे लॉ जो है हमारी सोसाइटी को हमें सेफगार्ड करता है. जैसे पहले उदाहरण में ये बताया गया है कि हर सोसाइटी का एक कल्चर होता है जिसके कुछ सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं. अब लॉ का क्या रोल है इसमें? लॉ क्या करता है, उस नॉर्म्स को क्लियरली डिफाइन कर देता है कि किस सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है. जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो लीगल है, जो अनएक्सेप्टेबल है वो इलीगल हो गया. जैसे एक उदाहरण लेते हैं, स्पीड लिमिट. अब हाईवे पे तो कोई भीड़ नहीं होती है तो आप तेजी से चला सकते हैं गाड़ी, तो वहां की स्पीड लिमिट डिफरेंट होती है. मार्केट में भीड़ होती है तो आपको संभल के चलानी होती है, तो वहां स्पीड लिमिट कम होती है. अगर किसी ने हाईवे वाली स्पीड लिमिट मार्केट में चलाई तो यानी उसने लॉ को ब्रेक किया. अब एक और उदाहरण लेते हैं, फाइनेंसेस. आप अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, कैसे यूटिलाइज करें, ये भी लॉ गवर्न करता है. आपका पैसा है पर आप उसको इलीगल एक्टिविटीज में नहीं स्पेंड कर सकते. तो देखिए लॉ स्पीड लिमिट से लेकर फाइनेंसेस विच इज व्हाट इकोनॉमी वहां तक को रेगुलेट करता है. दूसरे उदाहरण में आपको बताया गया है कि कैसे लॉ जो है वो सोशल जस्टिस को भी इंश्योर करता है. कैसे? जैसे अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा यानी इलीगल हुआ तो उसको सजा मिलेगी. ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हमने स्पीड लिमिट का ही लिया था. वहां किसी ने लॉ तोड़ा तो जिसने लॉ तोड़ा उसको सजा होगी, जिसके साथ बुरा हुआ उसको जस्टिस, क्योंकि उसे सजा मिली, इस तरह से उसको जस्टिस मिला. अब लॉ वैसे तो परमानेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट की तरह है, पर इसका मतलब नहीं है कि लॉ एक इज सेट इन द स्टोन, इसको कभी बदला नहीं जा सकता. लॉ भी सोसाइटी में जैसे जैसे डेवलपमेंट आते हैं, बदलाव आते हैं, उसी तरह लॉ भी बदलता है. कैसे? एक उदाहरण लेते हैं. पहले महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे, महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी. The first country which gave voting rights to women was New Zealand in 1893. इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट्स वुमेन को मिले थे 1935. पर उस टाइम भी बहुत सारी कंडीशंस थी. दे शुड बी एजुकेटेड, दे शुड बी मैरिड, जो बाद में बदलाव आया. तो देखिए एक लॉ जो है किस तरह से बदला. क्यों बदला? क्योंकि सोसाइटी में डिमांड थी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो उस वजह से लीगल सिस्टम को भी उसके अनुसार अडेप्ट करना पड़ा. अब हम जानते हैं कि कैसे डिफरेंट सिविलाइजेशन में लॉ ने अपना रोल निभाया. जैसे हमारे समाज को लॉ की आवश्यकता है
जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी उनको भी आवश्यकता थी। क्यों? जब परमानेंट सेटलमेंट हो गए, लोग जो है लार्ज ग्रुप में रहने लगे, तो इस एक नेसेसिटी हो गई कि कोड ऑफ बिहेवियर होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ताकि क्राइम ना हो, सब पीसफुली रह सके। सो एंशियंट सिविलाइजेशन में भी लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ लॉ प्लेड अ रोल इन एंशियंट सिविलाइजेशन। यहाँ मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन लिया है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन नोन टू अस। इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्रॉन्ज पीरियड में स्टार्ट हुआ था और इसका लोकेशन था साउथ एशिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो अगर आज की प्रेजेंट वर्ल्ड की बात करूं तो वो पार्टली पाकिस्तान में है और पार्टली इंडिया में है, क्योंकि इंडस रिवर आप सबने सुना होगा, वो इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी खूबियत क्या थी? इसमें कोई कोर्ट नहीं थे। जैसे आज के दौर में कुछ हमारे साथ गलत होता है तो हम किसे अपील करते हैं? कोर्ट को। कोर्ट की ड्यूटी है कि वो जस्टिस डिलीवर करे। तो इस सिविलाइजेशन में कोई कोर्ट नहीं था। तो कोर्ट नहीं था तो कोई जस्टिस नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट नहीं थे पर लॉज थे। लॉज कैसे थे? सोशल लॉज, ह्यूमन लॉज एंड पर्सनल लॉज। एक और एलिमेंट है इस सिविलाइजेशन के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज कर्मा। कर्मा पे बहुत एम्फेसिस था। व्हाट इज कर्मा? योर एक्शन, योर डीड्स, राइट? कि आप कैसे एक्शन करते हो। अगर आपने गुड एक्शन किया तो आपका गुड कर्मा हुआ। अगर आपने बैड एक्शन किया, समथिंग विच इज इलीगल, विच इज रॉन्ग, विच यू हार्मिंग योरसेल्फ और यू हार्मिंग अदर्स, तो वो गलत हुआ। तो लॉ जो है वो शायद आपके कर्मा को नहीं जानता, पर देयर इज अ डिवाइन पावर विच एंश्योर्स डिवाइन जस्टिस। तो इसलिए अच्छा करना है, इसलिए नहीं कि कानून है और कानून जो है हमें पनिशमेंट देगा। हमें इसलिए अच्छा करना है क्योंकि वी कांट एस्केप आवर कर्मा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था इस सिविलाइजेशन में। सो दैट्स हाउ लीगल सिस्टम वर्कड ड्यूरिंग दिस सिविलाइजेशन। लेट्स टॉक अबाउट अनदर सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। किंग हम्मुराबी जो फर्स्ट रूलर थे बेबीलोन के, he was considered as a very judicial and just ruler. मतलब बहुत न्यायप्रिय थे। You know, he was such a big king. Babylon was the most important city of this civilization, and he had a reputation of being very judicial and just. उन्होंने इतने कानून पे वर्क किया कि उनके देश के कानून को कोड ऑफ हम्मुराबी के नाम से जाना जाने लगा। अब कोड ऑफ हम्मुराबी में कैसे कैसे कानून थे? It had family connections, contracts, inheritance, crimes and punishment. देखिए, इन सब के बारे में कानून था कि अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। So that's how law functioned during Hammurabi regime and during Mesopotamia civilization. Let's talk about another civilization. Ancient Greece civilization. इसकी इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस इस बात से पता चलती है कि प्रेजेंट अमेरिकन लीगल सिस्टम जो है उसका ओरिजिन एंशिएंट ग्रीक लीगल सिस्टम से हुआ है। सो इट इज सो इन्फ्लुएंस्ड। ओके, अब ग्रीस सिविलाइजेशन में लीगल सिस्टम कैसे फंक्शन करता था? उस टाइम में कोई लॉ स्कूल नहीं था और ना ही कोई लॉयर्स थे। अब लॉ स्कूल नहीं है, लॉयर्स नहीं है, तो लोगों के केस लड़ता कौन था? कैसे जस्टिस मिलता था? सिटीजन्स जो है अपने आप अपने केसेस को रिप्रेजेंट करते थे, अपने आप आर्ग्यूमेंट करते थे, अपने आप डिबेट करते थे, जस्टिस की डिमांड करते थे। इसका मतलब जो आर्ग्यू कर रहा है उसे इसके लीगल सिस्टम की और लॉज की बहुत अच्छी समझ थी। अनलेस वो समझ है, आप अपना केस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप अपने फेवर में कैसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं? आप जस्टिस की डिमांड कैसे कर सकते हैं? सो द लीगल सिस्टम इन एंशिएंट ग्रीस सिविलाइजेशन वाज वेरी वेरी इवॉल्व्ड। लेट अस टॉक अबाउट अनदर सिविलाइजेशन, एंशिएंट रोम। एंशिएंट रोम लीगल सिस्टम का जो
कंट्रीब्यूशन है वो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट डे में, आज की दुनिया में जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं इस लीगल सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है। कैसे? जो लीगल सिस्टम है एंशिएंट रोम में, उसका बेसिस, उसका फाउंडेशन जो है वो है द 12 टेबल्स। दे आर कंसिडर्ड द कॉर्नरस्टोन ऑफ रोमन लॉज। क्यों? ऐसा क्या है? The 12 tables are 12 different types of laws. उसमें वेराइटी ऑफ लॉज हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जो है उसके बारे में लॉज है। जैसे मैरिज लॉ है, इनहेरिटेंस का है, प्रॉपर्टी का है, लैंड राइट्स हैं, इवन फ्यूनरल राइट्स भी हैं कि फ्यूनरल राइट्स किसको दिए जाते हैं। ओके, सो अब देखिए कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि रोमन लीगल सिस्टम के लिए 12 टेबल एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करते थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आज की दुनिया में हेल्प करता है लॉ फ्रेम करने के लिए, सिमिलरली इस टाइम में 12 टेबल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का रोल निभाते थे। सो दैट्स हाउ लॉ फंक्शन ड्यूरिंग रोमन सिविलाइजेशन। लेट अस टॉक अबाउट अनदर सिविलाइजेशन, एंशिएंट चाइना। एंशिएंट चाइना की खूबी ये है कि इसका जो लीगल सिस्टम है वो लॉन्गेस्ट है और कंटिन्यूस है। सो इट हैज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस लीगल हिस्ट्री। हाउ? लाइक इन ड्यूरिंग एंशिएंट सिविलाइजेशन बहुत सारे राजा आते थे, बहुत सारी डायनेस्टी आती थी, वो बहुत सारे बदलाव करते थे। पर चाइना में क्या हुआ, कोई भी डायनेस्टी आए, जो लीगल सिस्टम है उसको इन्होंने अबैंडन नहीं किया। दैट्स व्हाई दे हैव द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस लीगल हिस्ट्री। चाइनीज लॉ की एक और खासियत है कि इट इज मेनली एम्फसाइज और इन्फ्लुएंस्ड बाय कन्फ्यूशियस नॉर्म ऑफ कॉन्डक्ट। कन्फ्यूशियस नॉर्म ऑफ कॉन्डक्ट क्या है कि सिटीजन्स अच्छे सिटीजन्स बनने का प्रयास करें, अपने अंदर से आना चाहिए, एक इंट्रिंसिक डिजायर होना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि लॉ है और लॉ को अगर हमने फॉलो नहीं किया तो हमें पनिशमेंट मिल जाएगी। हर किसी को समझना चाहिए कि मेरी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स कंट्री। आई हैव टू बी अ गुड सिटीजन। तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू पे ज्यादा एम्फसाइज किया गया है बनिस्बत लॉ के, कि लॉ को डर की वजह से हम लॉ का पालन करें। यहाँ एक किंग डायनेस्टी आई थी, उसकी अचीवमेंट ये थी कि फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड feudal administration was founded during Qin dynasty. Okay, now here is a task for you. What insights have you drawn from today's video? Give arguments to support your views. That is all for today. I will see you soon in the next video. Till then, take care. Happy learning.